नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और उसके अंतर्गत अपन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के बारे में अपन बात करें तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 से 148। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 148 में केंद्रीय न्यायपालिका का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 3 चरणों में हुई थी। कितने चरणों में हुई है? 3 चरणों में। सबसे पहले अपन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जनवरी 1774 में कलकत्ता में हुई थी। यानी भारत का पहला जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। और वो कब किया गया था? वो किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जनवरी 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था उसका नाम रखा गया था एपेक्स कोर्ट। क्या नाम रखा गया था? एपेक्स कोर्ट इसका नाम रखा गया था। और इसमें अगर हम बात करें न्यायाधीशों की तो न्यायाधीश थे इसमें 3 + 1 = 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश इसमें नियुक्त किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश के पद पर जिन्हें नियुक्त किया गया था उनका नाम था मैडम एलिजा एम्पे। उनका क्या नाम था? मैडम एलिजा एम्पे। तो सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी? तो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया था वो किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित हुआ था। और कब स्थापित हुआ था? जनवरी 1774 में। कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। अब दूसरी बात अपन यहाँ से ये करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसके बारे में बात करें तो भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में, भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में यह लागू होने वाला पहला अधिनियम था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में लागू होने वाला प्रथम अधिनियम जो है वो कौन सा था? तो भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में लागू होने वाला पहला अधिनियम जो था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी के तहत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में हुई थी। और इस कोर्ट का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था एपेक्स कोर्ट। क्या नाम रखा गया था? एपेक्स कोर्ट इसका नाम रखा गया था। न्यायाधीशों की बात करें तो इसमें 3 + 1 की 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो मुख्य न्यायाधीश के पद पर मैडम एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपन ने पढ़ा था ना कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में 3 चरणों में हुई है, या 3 बार अपन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला अपन ने अध्ययन कर लिया कलकत्ता में एपेक्स कोर्ट के रूप में। इसके बाद में सेकंड अपन बात करें तो भारत शासन अधिनियम,
भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता है, देखो ये अधिनियम क्या है, क्यों आए, तो इसके बारे में चलो थोड़ा सा अपने बैक में चलते हैं। तो संवैधानिक विकास का क्रम अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, कौन सी कंपनी भारत आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो व्यापार करने के लिए दक्षिण एशिया पहुंचती है। दक्षिण एशिया के बारे में भी अगर हम बात करें तो यह भारत और चीन पहुंचती है। यहाँ पर कंपनी व्यापार करने लग जाती है, और व्यापार करते करते कंपनी यहाँ के आर्थिक, सामाजिक और जो धार्मिक जो गतिविधियाँ थी उसमें धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। बंगाल में कंपनी को 1717 में टैक्स फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद में आपको पता होगा 1757 में जो प्लासी का युद्ध कंपनी ने लड़ा था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ, उसमें कंपनी की जीत हो जाती है। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी वो यहाँ पे धीरे धीरे शासन करने लग जाती है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने लग जाती है तो उसी कंपनी के ऊपर थोड़ी सी नकेल कसने के लिए आए, कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर कुछ अधिनियम बना करके यहाँ पे भारत भेजे गए थे। उन्हीं अधिनियमों को अपन पढ़ते हैं भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में, और उन्हीं अधिनियमों में से लागू होने वाला पहला अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके बाद में 1793 का चार्टर अधिनियम है, 1813 का चार्टर अधिनियम है, 1833 का चार्टर अधिनियम है, 1853 का चार्टर अधिनियम है। फिर आपको पता है एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, 1857 की क्रांति भारत में होती है, और 1857 की क्रांति के बाद में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, और 1858 के बेहतर शासन अधिनियम के तहत, यानी एक और अधिनियम 1858 में पारित होता है भारत के लिए बेहतर शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन है वो ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन कर दिया जाता है, जो कि उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, तो विक्टोरिया के अधीन कर दिया जाता है। इसके बाद में 1861 का भारत परिषद अधिनियम अपन पढ़ते हैं, 1892 का भारत परिषद अधिनियम अपन पढ़ते हैं, 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम है, 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, और 1935 का भारत शासन अधिनियम, और एक अंतिम अधिनियम होता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये जो समय समय पर जो अधिनियम पारित किए गए थे इनमें कुछ विशेषताएं थी या इनमें कुछ सुधार जो किए गए थे उनके बारे में अपन अध्ययन पहले कर चुके हैं। तो दूसरा जो अपन पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इस अधिनियम के तहत 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय, इसी संघीय न्यायालय को कहा गया इंपीरियल कोर्ट। संघीय न्यायालय को क्या कहा गया? इंपीरियल कोर्ट। संघीय न्यायालय या इंपीरियल कोर्ट की स्थापना वो की गई थी, और वो कब की गई थी? 1937 में की गई थी। कौन से अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की जो विशेषताएं थी उनमें से एक विशेषता ये भी थी कि इसके तहत दिल्ली में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे इंपीरियल कोर्ट के नाम से भी जाना गया। इस इंपीरियल कोर्ट के बारे में अपन बात करें तो इस इंपीरियल कोर्ट ने कार्य किया 28 जनवरी 1950 तक। यानी इंपीरियल कोर्ट ने इंपीरियल कोर्ट के रूप में कार्य कब किया? 28 जनवरी 1950। ये वो समय है जब तक भारत का संविधान बनकर के तैयार भी हो चुका था और लागू भी हो चुका था। यानी आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो चुका था, और 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में
भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि अपन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जनवरी 1774 में कलकत्ता में अपेक्स कोर्ट की स्थापना अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इंपीरियल कोर्ट की स्थापना या संघीय न्यायालय की स्थापना। और तीसरा जो चरण था वो था 28 जनवरी 1950 को। यानी कब की बात होती है? 28 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने के 2 दिन बाद। संविधान लागू हुआ था अपना कब? 26 जनवरी 1950 को। इसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। और तो अब जो वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। और कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये तो था सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन है कब हुआ, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, कितने चरणों में हुआ, सबसे पहले कहाँ हुआ। इसके बाद में अब अपन पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय वो काम कर सकता है। देखो, अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 124 जो है, अनुच्छेद 124 में लिखा है कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 124 के तहत। और अपन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। ये लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न पूछा जाए, जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? किसके पास है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर 3 संसद, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री।
प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का जो अधिकार है वो किसके पास हो सकता है? राष्ट्रपति भी दिया है, मंत्रिपरिषद भी दिया है, संसद भी दिया है, प्रधानमंत्री भी दिया है। चारों जो ऑप्शन है वो ऐसे लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो क्या होता है, ज़्यादातर जो अपन जाते हैं वो अपन इतना ही याद रखते हैं कि यार सारे अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। दंड के दौरान जो माफ़ करने का अधिकार है या मृत्यु दंड को माफ़ करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति है देश का सबसे बड़ा गरिमामय पद है, देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। तो अपने दिमाग में एक ही बात चलती है कि हो न हो ये अधिकार भी किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास। और स्वाभाविक है, देखो राष्ट्रपति का नाम आते ही स्टूडेंट जो है वो 95% केस में सीधा राष्ट्रपति के पास ही जाते हैं, और ऐसे जाते ही आपका एक क्वेश्चन गया गर्त में, यानी कि राष्ट्रपति करता ही गई भैंस पानी में। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा अनुच्छेद 124 में कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार है। वृद्धि करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। किसके पास है? भारतीय संसद के पास। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा कि संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? संसद के पास है। ना तो मंत्रिपरिषद के पास है, ना प्रधानमंत्री के पास है, ना राष्ट्रपति के पास है, बल्कि संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। तो इतना आप और याद रखें। तो पहले अपन ने बात की कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास है। अब देखो यहाँ से अपन और बात करते हैं, आगे अपन चलते हैं। तो जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, यदि बात जब करें अपन 28 जनवरी 1950 को जब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? यानी 28 जनवरी 1950 को जब फर्स्ट सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, उस समय अगर बात करें न्यायाधीशों की संख्या की, तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या थी 1 + 7 = 8। अब मैं देखो बता रहा हूँ आपको 1 + 7 = 8 है। अब आय को मतलब वो कोनी का मन गणित को नहीं आवा तो मैं जोड़ जोड़ बताऊँ। इसका मतलब ये है, एक तो मुख्य न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और 7 क्या हो गए? 7 अन्य न्यायाधीश हो गए। 7 क्या हो गए? अन्य न्यायाधीश हो गए। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब मूल जो सर्वोच्च न्यायालय था या गठन के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी? 8 रखी गई थी। अगर अपन बात करें वर्तमान की, वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 1 + 30 = 31। 1 + 30 = 31। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो है मुख्य न्यायाधीश और 30 हैं अन्य न्यायाधीश। तो ये बात अब की अपन ने अनुच्छेद 124 के तहत, जिसमें अपन ने पढ़ा कि अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार है वो भारतीय संसद के पास होगा। और मूल सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था या शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई थी
उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या रखी गई थी 8 और समय समय पर इसे बढ़ाते बढ़ाते वर्तमान में इसे कर दिया गया है कितना, 31 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 31। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 के बारे में बात करें तो इसमें लिखा हुआ है न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते। न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन कितना मिलता है, इसके अलावा उनको मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जैसे अपन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लगभग 2,50,000 रुपये जो मासिक वेतन है वो प्राप्त होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्तों का जो उल्लेख है वो भी कहाँ पर है, अनुच्छेद 125 में। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में अपन बात कर ली। अब थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कार्यकाल है न्यायाधीशों का वो कितना होता है। कार्यकाल, अब देखो कार्यकाल को अपन पढ़ें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप बता देता हूँ, आप थोड़ा सा समझना। कार्यकाल में लिखा मिलता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी इसका मतलब ये है कि या तो उसने 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, कितने वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, 6 वर्ष का, या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल उसका नहीं हुआ और उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई। कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं हुआ लेकिन उम्र कितनी हो गई, 65 वर्ष हो गई। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना पड़ेगा, अपने पद से रिटायर होना पड़ेगा, अपने पद से सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। दूसरा अपन बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले तो वही आता है भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक भी है। दूसरा यहाँ से बात आती है कि न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं हो। दिवालिया या पागल घोषित नहीं हो, चलो जी नहीं है। तीसरा, किसी उच्च न्यायालय में, ये इंपॉर्टेंट है, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। यानी कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वो क्या रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा, अगर वो न्यायाधीश नहीं रहा तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील रह चुका हो। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जा सकता है।
तीसरा अगर यहाँ से अपन बात करें तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का क्या हो? ज्ञाता। यानी राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है जो राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि उसे कानून का अच्छा ज्ञान है, यानी राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो ये अपन ने पढ़ा कि जो मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसके अलावा अपन ने पढ़ी योग्यता। तो योग्यता में आपको ये बात याद रखनी है कि कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या फिर 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालतें कर चुका हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून का ज्ञाता भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और इनको शपथ वगैरह कौन दिलवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति है वो स्वविवेक से करता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसमें जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह जरूर लेता है। इसमें वरिष्ठता क्रम का ध्यान रखा जाता है। वरिष्ठता क्रम का ध्यान रखा जाता है। वरिष्ठता क्रम का ध्यान रखने का मतलब है कि लगभग क्या होता है, हर बार ऐसे ही होता है कि जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी शपथ के बारे में। शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में अगर हम बात करें तो शपथ इसको दिलवाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो शपथ उनको कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। तो ये अपन ने बात की अपने इस क्लास में सर्वोच्च न्यायालय का गठन और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में, उनकी शपथ के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में। अगली क्लास में जो अगली अपनी क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं या सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है वो कौन से हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।